ગુજરાતમાં રાજકીય સ્તરે કોઈ ત્રીજો વિકલ્પ હોય જ ન શકે એવું હંમેશા આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ, પરંતુ દર વખતે એવું થાય જ કે કોઈ ત્રીજો મોરચો મેદાને હોય। આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી પણ પૂરજોશમાં મેદાને છે, ત્યારે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ગુજરાત કોંગ્રેસ કેટલી તૈયાર છે, શું છે તેમનું લક્ષ્ય? આ તમામ સવાલોના જવાબ આજે આપણે મેળવીશું ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માજી પાસેથી ઓન ધ સ્પોટમાં। शर्मा जी, खूब खूब स्वागत है आपका मंतव्य न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहला सवाल, गुजरात कांग्रेस एक ऐसा यूनिट कि जिस पर इस बार चुनाव में कुछ खास कर दिखाने का बड़ा दबाव है, आप उसके प्रभारी हैं, आप खुद कितना दबाव महसूस कर रहे हैं? नहीं, दबाव वाली तो कोई बात नहीं है, एक चुनौती जरूर है। और उस चुनौती को हम इस बार, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था हम करीब करीब सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच गए थे। अब उसमें क्या कमियां रह गई हम उसको फोकस कर रहे हैं। उन कमियों को दूर करते हुए इस बार हमारा लक्ष्य है कि गुजरात में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं। बिल्कुल, तैयारी आपने बोला है, कोई स्ट्रेटेजी भी होगी, उसके बारे में बात करें कि हम यहाँ पे गुजरात जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसमें अब कांग्रेस को अगर जीत चाहिए चुनाव में तो क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी इस बार गुजरात कांग्रेस की? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कांग्रेस यहाँ कमज़ोर है और बीजेपी का यहाँ गढ़ है। कोई गड़बड़ नहीं होता। पिछली बार हम ये लोग दावा कर रहे थे हम 150 सीट जीतेंगे, जीती कितनी? 100 से नीचे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रयास हैं अगर हमने उनको ढंग से किया, माइक्रो लेवल पे बूथ मैनेजमेंट का अगर हमने प्रयास पूरा कर लिया, मुझे कोई डाउट नहीं गुजरात में आज आम आदमी महसूस करता है कि लंबे समय से यहाँ गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बेरोजगारी के बारे में अगर आज बात करो तो एक अनरेस्ट का माहौल है। जिस ढंग से यहाँ एग्जामिनेशंस में पिछले 5 सालों से लगातार पेपर लीक के प्रकरण आ रहे हैं और उसमें भी GSSSB के चेयरमैन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। एक दिन वो मना करते हैं, दूसरे दिन होम मिनिस्टर स्वीकार करते हैं, फिर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। 3 पेपर हुए, LRD, बिन सचिवालय, सचिवालय क्लर्क। अब लगातार आप बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हो, नई पीढ़ी को निराशा मिलती है इससे। फिर आप देखिए कि महंगाई जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी हल्ला किया था, और जब 2014 का चुनाव आया था लोकसभा का, तब तो इनका स्लोगन ही एक ही था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने एक बार बनाई, 2 बार बनाई। अब ये मैंडेट को जेब में रखने का जो काम है, ये डेमोक्रेसी है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता का वोट मेरी जेब में है। और अब लगातार चुनाव जीतने से भारतीय जनता पार्टी का दिमाग और मेंटल जो स्टेटस है वो ऐसा बन चुका है कि साहब हम तो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार बनाएंगे। और इस बात की पीड़ा जनता को है। अभी कोविड मैनेजमेंट की बात देख लो आप, जिस तरह से गुजरात के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, लाखों लोगों की ज़िंदगी चलेगी, उसके बाद भी उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब इन्होंने फिगर जो दिया था वो फिगर भी छुपाया। उसके बाद अचानक जब इन्होंने फिगर को रेक्टिफाई किया तो डबल द नंबर तो हो ही गया। और हमारा दावा है कि और बड़ी संख्या है, क्योंकि कांग्रेस उन फैमिलीज में जा रही जिन फैमिलीज ने अपने लोगों को खोया है, उन फैमिलीज को हम टच कर रहे हैं। और इतनी हॉरेबल पिक्चर वो लोग जब बात करते हैं, क्योंकि इनसे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात की है, इनसे हमारी टीमें पर्सनली जाके भी बात करके आई है। इतने बड़े स्टेट में जब आप ढिंडोरा पीटते हैं कि गुजरात मॉडल, उस गुजरात मॉडल में कोविड का मुकाबला करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या
लोगों को बचाने का साधन क्यों नहीं था? शर्मा जी, आपने ये जो भी मुद्दे बोले कि बीजेपी यहाँ पे खरी नहीं उतरी है गुजरात में, तो क्यों अभी तक कांग्रेस गुजरात की जनता के दिमाग में वो बात नहीं समझा पाई है कि कांग्रेस उनके साथ है? ये मुद्दे तो आपने बताई, ये दिक्कतें आपने बताई और आपने ये फैमिली से भी बात की है, लेकिन अभी भी गुजरात की जनता में क्यों कांग्रेस का वो स्थान नहीं है कि कांग्रेस हमारे साथ है? अगर हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या हमारे साथ कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो कांग्रेस वो आवाज उठाए। देखिए, कांग्रेस की पब्लिक कनेक्टिविटी इसीलिए बढ़ा रहे हैं हम लोग। आज हमारे जो कांग्रेस के वर्कर हैं, लीडर हैं, उन फैमिलीज के साथ उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है। और जब कोविड था तब भी हमारे लोग जा रहे थे, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे थे। ये जो लोग वोट लेके बैठे हैं ना पब्लिक का, और जिनके दिमाग में गलतफहमी है कि हम ही सरकार में रहेंगे, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, वो लोग तो अपने घरों में दुबक गए थे। तब भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता अस्पतालों में जा रहा था, उनसे उनका दुख बांट रहा था। और उसके बाद जब कोविड की सेकेंड वेव चली गई तब भी घर घर में जाके कांग्रेस पार्टी की टीमें उनके दुख को बांटने का काम, उनको आइडेंटिफाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं ये मानता हूं कि पिछली बार हम सत्ता के करीब पहुंच गए थे। मैंने पहले ही कहा आपको कि जो कमियां हमारे से रह गई थी, उन कमियों को आइडेंटिफाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं इस बार। चलिए उन कमियों की बात करते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर भी ली होगी अभी तक। वी आर इन द प्रोसेस। चलिए वो प्रोसेस में अभी तक कौन सी कमी है, कौन सी चैलेंजेस आप देख पाए गुजरात कांग्रेस में, उस पर बात करते हैं। ये तो हमारे पास ही रहने दीजिए, अगर हमारी स्ट्रेटेजी हमने उजागर कर दी हाँ, तो पॉलिटिक्स में ठीक भी नहीं है। पर गुजरात की जनता भी अभी आपको देख रही है ना, तो उन तक भी वो मुद्दे पहुंचे ना। देखिए, मैं बताता हूँ आज कि बेरोजगारी का इंडेक्स बढ़ा है। जो भी एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी जो पवित्रता है या उनकी जो पेपर लीक होने से सारा सिस्टम बिगड़ा है, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। आज भी गुजरात में चाहे हमारा डेवलपमेंट हुआ है बाकी चीज़ों में, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? गरीब आदमी के लिए, मीडियम क्लास फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए सरकारी व्यवस्था जो एजुकेशन की है, जो लो प्राइस पे मिलती है, उसकी कमी है। इसी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर लें, वो भी अच्छे अच्छे बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जिनकी पॉकेट में पैसा है वो तो उन अस्पतालों में जा सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो रोज़ मजदूरी करता और रोज़ कमा के अपने परिवार को पालता, क्या उन अस्पतालों में जाके इलाज करा सकता हो? उनकी तरफ कौन देखेगा? गुजरात कांग्रेस के कमियों की अगर बात करें शर्मा जी, किसी से सबसे गलतियां होती है, उसको अगर स्वीकार करते हैं, लोगों के सामने वो स्वीकार करने के बाद जाते हैं तो एक्सेप्टेंस आता ही है जनता में से भी। उन कमियों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आप अभी यहाँ के प्रभारी हैं, आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप उत्तर गुजरात में आप जा चुके हैं, दूसरी जगह में भी आप जा रहे हो, क्या क्या कमी आपने देखी है जिस पर आप काम कर रहे हैं अभी कांग्रेस का इंटरनल में, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को खोजना होगा, उनकी नब्ज को पहचानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आज ये है कि इलेक्शन मैनेजमेंट, वो भी माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, और फोकस करना पड़ेगा बूथ के ऊपर। और बूथ पे फोकस क्योंकि हर बार हम बड़ी बड़ी रैली करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, स्लोगन्स देते हैं, सब चीज़ जो भी तैयारी होती है, माहौल भी लगता है कि कांग्रेस की बन रही सरकार, लेकिन बनती नहीं है। तो उसके पीछे अब असली बैटल, जो पॉलिटिकल बैटल है, वो तो बूथ पे लड़ी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का फोकस यही रहेगा, कैसे हम अपने बूथ को स्ट्रेंथन करें, वहाँ हमारी टीमें बने, और माइक्रो लेवल पे विद सोशल इंजीनियरिंग हम बूथ जीतो गुजरात जीतो, इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शर्मा जी, राहुल गांधी जी ने भी ये अभी बोला भी है, हम देख भी रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो या हार्दिक पटेल हो, जो युवा चेहरे हैं उनको अभी प्राधान्य दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्रदेश प्रमुख की बात करें तो वही जो एक्सपीरियंस लीडर है, पुराने लीडर है, वो चेहरा आगे आया, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, किसी लीडर को डेवलप होने में मेरा मानना है कि कम से कम 25-30 साल का टाइम लगता है। वो जोग्राफिकली उस स्टेट को समझे, वाइडली ट्रेवल करे, पार्टी की आइडियोलॉजी को पूरा समझे, और गुजरात के जो करंट इश्यूज हैं उनके बारे में उसकी खुद की रिसर्च हो, लोगों को वो क्या, तो
तो इसके लिए समय तो लगता है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैं खुद इतिहास जानता हूँ। मैं आज जहाँ बैठा हूँ, मैं एमपी भी रहा हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, एमएलए भी रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से और स्टूडेंट एजिटेशन के माध्यम से पार्टी में आया हूँ। अगर पार्टी की ये सोच नहीं होती कि नौजवान आगे बढ़ना चाहिए तो मैं आज यहाँ नहीं आता। तो हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नौजवानों को मौका दिया है। मैं तो पिछले 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ, तो नौजवान तबका, लेकिन एक डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम 100 पेड़ लगाएंगे, उसमें से ग्रो करेंगे 10-12। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉलिटिकल पार्टी आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आप कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। शर्मा जी, 2022 के चुनाव के लिए आप आश्वस्त है कि जगदीश ठाकुर एक उपयुक्त नाम है? नहीं, किस सेंस में पूछ रहे हैं आप? पूरे जो गुजरात कांग्रेस है वो प्रमुख पद पे है, सबको साथ में लेके 100%। फिर हम लोग किस लिए हैं यहाँ? पूरी पार्टी एक परिवार है, सबको साथ लेके चलेंगे। उनको प्रमुख की जिम्मेदारी दी है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। हमारे सीएलपी लीडर नए बने हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, चाहे हमारा रैंक एंड फाइल है, जो ग्रास रूट तक का वर्कर है, उससे लेके स्टेट लेवल के वर्कर, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी और हर आदमी के इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसके पार्टिसिपेशन के साथ, उसमें जितना सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए तभी तो चुनाव जीतेंगे हम। शर्मा जी, गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी के कारण, ग्रुपिज्म के कारण बहुत सारी दिक्कतें पहले भी हो चुकी है। क्या आपको आप इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार कर रहे हैं अभी? देखिए, जब बड़ा परिवार होता ना, इसको गुटबाजी में नहीं मानता हूँ। एक वैचारिक जो एक टास्क है उसको पूरा करने के लिए मेरा रास्ता दूसरा हो सकता है, मेरे पार्टी के दूसरे नेता का सोच दूसरा हो सकता है, लेकिन इसको गुटबाजी हम नहीं कह सकते। परिवार में आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी से बंधे हुए लोग हैं। लीडरशिप हमारी डिफाइंड है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। तो हम पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के प्रति समर्पण के साथ हर व्यक्ति काम कर रहा है। मुझे तो लगा नहीं कि कोई उस लाइन से बाहर जाने की सोचता होगा। चलिए, आप नहीं स्वीकार रहे हैं कि गुटबाजी है गुजरात कांग्रेस में, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा है गुजरात कांग्रेस को ग्रुपिज्म के कारण। और अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये गुटबाजी नहीं है, तो क्यों अभी तक कांग्रेस गुजरात में जीत नहीं पाई है? कौन सी वो पैरामीटर्स है या रीजंस है जिसके कारण गुजरात में अभी भी कांग्रेस जीत नहीं पाई? मैडम, जीतना हारना डेमोक्रेसी में एक अलग चीज है। मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, आप जो सवाल कर रहे हो उसका जीतने हारने से ताल्लुक मैं नहीं मानता। चुनाव का मेरी बात intention तो वो मानिए होता कि है एक ना? बहुत बड़ा इशू है गुजरात की जनता के सामने। 2017 में मैंडेट दिया था बीजेपी को, सरकार बनाई उन्होंने, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरी सरकार। 4 साल जिन चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस दी गुजरात को, जिसमें कोविड का दौर भी था, फिर अचानक ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि पूरा सेटअप, एक आध मंत्री ने तो काम किया होगा ढंग का, मुख्यमंत्री भी बेकार, उप मुख्यमंत्री भी बेकार, पूरी मंत्रिमंडल की एक एक आदमी की भूमिका को उन्होंने नकार दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया ना कि 4 साल हम गुजरात की जनता को अच्छा शासन नहीं दे सके। और अब जब चुनाव का साल है तो चेहरे बदले उन्होंने, तो पब्लिक के हित में तो नहीं बदले। वो तो अपने चुनाव जीतने के लिए उनकी मजबूरी थी कि इन चेहरों से हम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अपने चेहरे बदले। इस पे तो कभी सवाल नहीं उठता। आज जिन लोगों को इन्होंने हटाया है वो खुश है या नाखुश है, इस पे गुजरात में बहस नहीं होती है। उन लोगों का आने वाले समय में, चुनाव के समय क्या रोल होगा, हम जो विपक्ष में बैठे हैं, हमारे ही परिवार के बारे में चर्चा क्यों होती है? ये मैं उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब आज इतना बड़ा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है कि जो उनका चेहरा था सत्ता का, वो एकदम परिवर्तित कर दिया गया। यार वो लोग कहाँ हैं? वो एक्टिवली कितना काम कर रहे हैं बीजेपी का, वो आने वाले समय में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएंगे, इस पे भी तो बहस होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी जो युवा चेहरे हैं, आप उनको कितनी बड़ी एसेट मानते हैं
कांग्रेस के लिए? देखिए, नौजवान में पोटेंशियल होता है और राहुल गांधी खुद नौजवान है और वो पूरे देश के पैमाने पर जो नौजवान है जिनमें क्षमता है, जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने हार्दिक पटेल, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गुजरात के अंदर, जिग्नेश मेवानी जिन्होंने खुद ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गुजरात के अंदर, या कन्हैया कुमार जो एक चेहरा बने हैं पूरे देश में नौजवानों का, उन लोगों को पार्टी में शामिल करके और एक टास्क के आधार पर उनको अलग अलग राज्यों में भी भेज रहे हैं। उनसे पार्टी मजबूत कैसे हो, नौजवान पीढ़ी हमारी पार्टी से और अधिक क्यों वैचारिक रूप से जुड़े, होता है। युवा चेहरों की बात हो गई, आपने सीनियर लीडर को भी अभी प्रमुख पद पे रखा है, या विरोध पक्ष के नेता भी है। महिला नेतृत्व नहीं देख पा रहे हम लोग गुजरात कांग्रेस में। महिलाओं को क्यों अभी भी वो स्थान नहीं मिला है कि वो भी लीडरशिप कमिटी में या टीम में या आगे आ सकती है, वो भी चेहरा बन सकते हैं ना गुजरात कांग्रेस का? क्यों महिलाएं कम दिखी जाती हैं? महिलाओं की आवाज अगर आज देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में उठाई हो, तो वो भी हमारी नेता प्रियंका गांधी ने उठाई है। महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये बात पे फोकस वो कर रही हैं कि 50% आबादी का हिस्सा महिलाएं हैं, तो उनमें पूरी सामर्थ्य है, क्षमता है, और उनकी क्षमता के हिसाब से न केवल राजनीति में बल्कि सोसाइटी के हर पार्ट में उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए, और वो इतनी सक्षम बननी चाहिए कि उस अत्याचार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। तो एक शुरुआत हुई है, वो भी कांग्रेस पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन नहीं दिया है, ये स्लोगन भी कांग्रेस का ही है। गुजरात कांग्रेस यहाँ भी करेंगे, क्या हम क्या देख पाएंगे यहाँ भी? अभी हमने कल भी जैसे मीडिया का टैलेंट हंट शुरू किया है, तो मैंने उनको डायरेक्शंस दिए, इसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। आगे पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जहां जहां हमको लगेगा, क्योंकि कई बार महिलाएं हेजिटेट भी करती है पब्लिक लाइफ में आने की, लेकिन हम मोटिवेट कर रहे हैं उनको, जिम्मेदारी देके उनको हम जगह जगह, चाहे हमारे ब्लॉक है, तालुका है, चाहे हमारे ज़िले हैं, चाहे हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, चाहे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हमारे सेल्स और डिपार्टमेंट हैं, हर जगह हम इंश्योर करेंगे अधिक से अधिक महिलाओं को किस तरह से पार्टी की मुख्य धारा में काम करने का मौका दें, और उनमें जो लीडरशिप स्किल्स है उन स्किल्स को हम रिस्पेक्ट दें, और उससे पार्टी को मजबूती मिले। बिल्कुल, तो भविष्य में वो देख पाएंगे हम लोग गुजरात कांग्रेस में। बिल्कुल। शर्मा जी, आम आदमी पार्टी हमेशा ये बोलती रहती है कि गुजरात में कांग्रेस और भाजपा तो एक है, बस दिखावे के लिए अलग अलग है, बाकी अंदर से तो सब एक है। क्या कहेंगे उस आम आदमी का पार्टी का जन्म कब हुआ? कांग्रेस 136 साल पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बारे में ये बात कहे, मैं समझता हूँ इसको तो सिरे से पब्लिक भी खारिज करती है, मीडिया को भी खारिज करना चाहिए। क्या है आम आदमी पार्टी? अगर आप 5-6 जगह पे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन लड़के जीत जाते हो, एक आपका विधायक नहीं है, और आपकी अभी चंद महीनों पहले एंट्री हुई है और आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ये तो विचारधारा की लड़ाई आज से नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस ने विचारधारा के आधार पर काम किया है, और कौन सी विचारधारा थी जो अपोज करती थी उस टाइम भी, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब भी वैचारिक लड़ाई चल ही रही है। वो जनसंघ के रूप में काम करते थे, हम कांग्रेस के रूप में विचारधारा के काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है कहीं भी। अब ये क्या चुनावी पार्टियां हैं, और भी कई ये चुनावी पार्टियां, जब जब इलेक्शन आते हैं तो ये आते हैं और ये सब बातें करके चले जाते हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो कोई सैद्धांतिक रूप से बनी हुई पार्टियां नहीं है ये। तो आपको वो खतरा नहीं लग रहा है कि आपके वोट्स? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, गुजरात में ये बाइपोलर पॉलिटिक्स है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आते हैं, ये चले जाएंगे, ये चुनाव के वक्त आने वाली पार्टियां हैं, इसलिए इन पे क्या कमेंट करेंगे बता। बिल्कुल। शर्मा जी, बताया जाता है कि आप अशोक गहलोत जी के खास हैं, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना ना पड़े इसलिए आपको प्रभारी बनाया गया। कितना तथ्य है ये बात पे? देखिए, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। कपोल कल्पित समझते हैं आप? जी जी। तब इसका तो कोई जवाब होता ही नहीं है।
मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ जी और 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ जी और मैंने वैचारिक रूप से कांग्रेस में काम करना शुरू किया यंग एज से। मुझे जो पार्टी आदेश देती, हाईकमांड देती, मैं वो काम करता हूँ। मैं आरोग्य मंत्री था राजस्थान में जी और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की कि राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने 3 साल में जिस ढंग से राजस्थान के लोगों को, हमारे हर सोसाइटी के हर सेक्शन को ये भरोसा था कि ये सरकार है और हम 18-18 घंटे काम कर रहे थे वहाँ। जी जी मैं इतना एक्टिव काम को छोड़ के और गुजरात में संगठन का काम करने आया हूँ। मेरी भूमिका का निर्धारण तो मेरा पार्टी हाईकमान करता है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको गुजरात में काम करना, मैं गुजरात काम कर लिया। हमें लगता है शर्मा जी, गुजरात में कांग्रेस का जो संगठन लेवल है वहीं पे अभी काम करना बहुत बाकी है। अभी काफ़ी पद भी खाली है संगठन लेवल पे, और सामने अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ पे पेज प्रमुख तक की तैयारियां हो चुकी है। मैडम, आप 2-3 महीने का इंतजार करिए। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से गुजरात के एक एक गांव में मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होता तो 27 साल हमारी प्रेजेंस गुजरात में नहीं होती। हम आउट ऑफ पावर है। उसके बावजूद आज भी वैकल्पिक पार्टी कांग्रेस ही है, कोई दूसरा आदमी हमारी जगह नहीं ले पाया। इस चुनाव में आपको नई परिस्थिति दिखेगी, ये हमारा प्रयास है। अब कामयाबी कितनी मिलती है डेमोक्रेसी में, क्लेम तो सब लोग करते हैं, जब परिणाम आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं, बीजेपी वाले पिछली बार भी बोल रहे थे कि 150 सीट लेके आएंगे, अब भी बोल रहे हैं कि 150 सीट लेके आएंगे। ये जो मैंडेट है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के जेब में नहीं है। बिल्कुल, मैंडेट जो है वो गुजरात की 6.5 करोड़ जनता के पास है। उसका माइंडसेट चेंज करने की, उनको कन्विंस करने की, उनकी अदालत में जाके हमारा एप्लीकेशन देने का काम हम करेंगे, वो भी करेंगे। फैसला करने वाला तो कोई और है। हम कौन होते हैं कि हम 150 लेके आएंगे, 125 लेके आएंगे। एक टारगेट होता है कि हम इतना जीतना की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फैसला तो पब्लिक करेगी ना। बिल्कुल जनता फैसला करेगी। चलो टारगेट की बात करें या क्लेम आपने बोला उसकी बात करें, कांग्रेस के पास हमारी कितनी कोशिश सीट है कितनी? कि हम 125 प्लस सीट जीते गुजरात में, और ये रियलिस्टिक फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी किसी कैलकुलेशन के आधार पर बोलता हूँ। उनकी तरह नहीं हवाबाजी में। उन्होंने गुजरात की जनता को ये मान के चला है कि टेक इट ग्रांटेड, हम काम करें या नहीं करें, हम सुशासन दें या नहीं दें, हम जो मर्जी करें, गुजरात की जनता हमारी जेब में है और हम चुनाव जीत के आएंगे। ये बददिमागी का आलम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छाया हुआ है। सोशल मीडिया की बात करें शर्मा जी, आप कितना उसको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत माध्यम मानते हैं अब चुनावी समय में? देखिए, जैसे जैसे मोड ऑफ कैंपेन बदलता जा रहा है और पब्लिक कनेक्टिविटी की बात करें तो आज ये सब चीज़ें भी जरूरी हो गई है। सोशल मीडिया भी जरूरी है, और उसके अलावा भी जो भी मेजर्स हैं, हमारे चुनाव लड़ने के पुराने तरीके हैं, उनमें भी बदलाव आया है। तो ये सब समय के साथ बदलती रहती है चीज़ें। एक अंतिम सवाल शर्मा जी, गुरदास कामत हो या राजीव सातव जी हो, प्रभारी रह चुके हैं लेकिन कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए हैं, नाकाम रहे कांग्रेस को जीत दिलाने में। अब आप प्रभारी हैं, आपका फॉर्मूला क्या है इस बार? देखिए, प्रभारी कभी भी चुनाव में, क्योंकि मैं तो आया हूँ राजस्थान से, जी, सातव साहब आए थे महाराष्ट्र से, और गुरदास कामत जी भी वहाँ से। तो प्रभारी आपको कोऑर्डिनेट करने का काम कर सकता है, प्रभारी आपको प्रोग्राम देने का काम कर सकता है, प्रभारी आप में यूनिटी रख सकता है कांग्रेस के हाईकमांड के मैसेज के साथ। लेकिन प्रभारी सरकार बनाने का काम प्रभारी नहीं किया करते हैं। प्रभारी का काम संगठन का जो मैसेज है, बिल्कुल, तो पार्टी की यहाँ की जो इकाई है, हमारे जो गुजरात के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ के नेता हैं, वो बनाएंगे सरकार लड़के। अंत में आप कुछ संदेश देना चाहें गुजरात की जनता को? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि गुजरात की जनता को इवेल्यूएट करना चाहिए। अब समय आ गया, बहुत लंबा समय हो गया। अगर हम जनादेश एक ही पार्टी को देते रहेंगे तो फिर ये जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, ये जो आज 27 साल से ज़्यादा इनको हो गए, आज भी शिक्षा का गरीब आदमी की रीच में नहीं आई है, आज भी सड़कों की हालत ख़राब है गुजरात की, आज भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए नहीं है, आज भी महंगाई
चरम सीमा पे है, आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इन 27 सालों में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए हो तो जनता के सामने रखे, फिगर्स रख दे कि जब तुमने पावर एज्यूम किया था तब ये बेरोजगारी का इंडेक्स था और आज क्या स्थिति है। कुछ तो ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने उनको और हमारा जो 27 साल का अचीवमेंट है वो रखना चाहिए। आज डेमोक्रेसी में इस बात पे कोई बात ही नहीं होती है। चुनाव आएगा तो हम रिलीजियस सेंटीमेंट पे, कास्टिज्म पे, रीजनलिज्म पे, ये जोन वो जोन, इन सब से जनता का भला या गुजरात का भला या गुजरात की प्रोग्रेस सुनिश्चित नहीं हो सकती। आपको अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी का जो स्थापना हुई है वो हुई है वोट का रिश्ता विकास से, बिल्कुल, वो उस पे हम चुनाव आने ही नहीं देते और हम चाहेंगे कि इस बार वो चुनाव असली मुद्दों के ऊपर हो। ये जो गैर मुद्दे हैं कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, एक भय का वातावरण पैदा कर दो, नफरत की दीवार खड़ी कर दो, और जो मुद्दे हैं पब्लिक के कि उसको पेट में रोटी चाहिए, उसके बच्चे के लिए शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सड़कें चाहिए, शुद्ध पेयजल चाहिए, ये बेसिक मुद्दे हैं। इनका समाधान चुनाव के माध्यम से जो सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस पर हम कहाँ खड़े उतरे हैं, इस पर बहस नहीं होती है चुनाव के समय। तो असली मुद्दों के साथ गुजरात कांग्रेस इस बार आ रही है चुनावी माहौल में। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ जुड़े शर्मा जी, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। મોંઘવારી, આરોગ્ય અને બેરોજગારી જેવા અસલી મુદ્દાઓ સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસ આગામી ચૂંટણીમાં સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે। ત્યારે હવે જોવાનું એ જ રહેશે કે સંગઠન સ્તરે પણ જે કામગીરી થવી જોઈએ, જે દાવાઓ અત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા છે એ પ્રમાણે ખરેખર કામગીરી થાય છે કે નહીં, અને જો થાય છે તો કોંગ્રેસ 2022ની ચૂંટણીમાં કેટલી સીટ મેળવવામાં સફળ થાય છે। થોડાક જ ટાઈમમાં એ બધું જ આપણે જાણીશું। આવતા એપિસોડમાં ફરીથી મળીશું। મને આપશો રજા। નમસ્કાર।